ए बी, लेट ए एंड बी बी द पॉइंट्स। तो ए और बी कौन से पॉइंट्स बने, तो ए पॉइंट बन गया, इसमें पॉइंट ए है, दो, हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स दूसरा वाई, एक्स की जगह ए और वाई की जगह एफ ऑफ ए, एक्स की जगह ए प्लस एच और एक्स की जगह ए प्लस एच, तो वाई की जगह एफ ऑफ ए प्लस एच। तो इसी तरह पॉइंट ए के लिए ए और एफ ऑफ ए और बी के लिए बी और एफ ऑफ बी। नाउ आल्सो ये ओ से लेकर एल तक ए है जिसको हम एक्स कहते हैं, और ओ से लेकर एम तक बी है जिसको हम ओ से लेकर एल तक ए है जिसको हम एक्स कहते हैं, और ओ से लेकर एम तक बी है जिसको हम उसको भी एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू ओ एल इज इक्वल टू ए एंड ओ एम इज इक्वल टू बी। सो ओ से लेकर एल तक जो एरिया है ये हमारा ए के बराबर है, और ओ से एम तक हमारा जो एरिया है वो बी के बराबर है। सो एक्स यहाँ पर ए है और एक्स यहाँ पर बी है, यही हमारा एक्स है। सो ओ से एल तक एक्स जो ए है और ओ से एम तक एक्स जो वो बी है। तो चलिए अब आप देख रहे हो कि हर एक रेक्टेंगल का एरिया आपस में ऐड हो रहा है। हर एक रेक्टेंगल एरिया कैसे होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है एफ ऑफ ए और ब्रेड्थ है एच, या लेंथ है विड्थ इनटू ब्रेड्थ, हाइट इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो एच इंटू एफ ऑफ ए ये हो गया पहले रेक्टेंगल का एरिया, फिर एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h। तो इस तरह हर एक रेक्टेंगल का एरिया आपस में ऐड होता गया, तो इसको ये सबका सम हो गया। अब आपने देखा है कि जब हमने सभी रेक्टेंगल्स का एरिया लिया, ये सभी रेक्टेंगल्स बराबर थे, लेकिन कर्व होने की वजह से, ये देखिए कर्व टेढ़ी होने की वजह से अभी रेक्टेंगल एक छोटा है, ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन बराबर करने की वजह से थोड़ा थोड़ा एरिया सबका छूट गया। देखो इसका पहले का थोड़ा सा एरिया छूटा, इसका यहाँ से यहाँ तक छूट गया, इसका यहाँ से यहाँ तक छूट गया, इसका यहाँ से यहाँ तक छूट गया, इसका यहाँ से यहाँ तक छूट गया। अब ये एरिया हमारा जो छूट गया, अब इनकी लेंथ को सबको इक्वल मानने के लिए हमारा एच, ये एरिया क्यों छूटा, क्योंकि हमारा एच बड़ा था, हमारा एच क्या था, बड़ा था। और एच को कैसे परिभाषित किया गया, जो हमारा टोटल इंटरवल था ए से बी तक, उसको एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, एन, और वो जो टोटल एरिया था वो एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद उसकी विड्थ को एच माना गया। तो टोटल एरिया को जब हमने एन से डिवाइड, टोटल इंटरवल को जब हमने एन से डिवाइड, एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उस विड्थ को क्या माना गया, एच। सो एच जो था वो बी माइनस ए अपॉन एन था। इट मीन्स के टोटल इंटरवल को हमने एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टुकड़े किए गए एन इक्वल पार्ट्स। ये जो रेक्टेंगल्स बने हैं ये एन इक्वल पार्ट्स हैं। तो चलिए अब आपने देखा ए और बी जो पॉइंट्स हैं, ए और एफ ऑफ ए और बी और एफ ऑफ बी हैं, और इसमें ओ एल जो हमारा ए के बराबर है और ओ एम जो हमारा बी के बराबर है। वी डिवाइड द इंटरवल ए बी इन एन इक्वल पार्ट्स साइज दैट, ताकि हमने सारे इंटरवल को, पूरे इंटरवल को एन इक्वल पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, साइज दैट एच की जो वैल्यू है वो बी माइनस ए अपॉन एन के बराबर होगी। नाउ अब एरिया ऑफ नहीं है, नाउ एरिया, अब आप देखिए एरिया बाउंडेड, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली ये एरिया किसी रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा किसी एरिया को। तो किसका एरिया था, हमारा एक कर्व का एरिया था। तो कौन सा एरिया, देखते हैं कौन सा एरिया को, रीजन को रिप्रेजेंट करता है हमारा। सो डेफिनेट इंटीग्रल मैंने आपको कहा इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ रीजन। तो कौन सा रीजन, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ, एक तो कर्व ए बी, कर्व किसकी, ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स की जो कर्व बनी, उसके जरिए द एक्स एक्सिस, साथ में एक्स एक्सिस के जरिए एक कर्व ए बी, साथ में एक्स एक्सिस एल एम, एंड द ऑर्डिनेट्स
एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, और इन चारों की वजह से, एक कर्व की वजह से, कर्व ए बी की वजह से, एक्स एक्सिस एल एम की वजह से, ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए की वजह से और एक्स इज इक्वल टू बी की वजह से, ये जो डब्बा बना, कौन सा रीजन बना, ए एल एम बी, यही वो रीजन है जिसको हमारा डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है। सो एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा द एक्स एक्सिस, एक ग्राफ ए बी ने, एक्स एक्सिस एल एम ने, एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, जो एरिया इनसे बाउंड हुआ है, किससे, कर्व से, एक्स एक्सिस से, एक्स इज इक्वल टू ए से, इस लाइन से, और एक्स इज इक्वल टू बी से, यही वो एरिया है जिसको हम कहते हैं वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रीजन ए एल एम बी। तो कौन सा वो एरिया है जो इन चारों ने बांधा है, कर्व ए बी ने, एल एम ने, ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए ने और एक्स इज इक्वल टू बी ने, वो कौन सा एरिया बांधा है, ए एल एम बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ए एल एम बी। और ए एल एम बी के रीजन का जो एरिया है यही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। तो जो एरिया कर्व का जो एरिया, जो कर्व ने जो एरिया, कर्व का जो एरिया जो किसने बांधा हुआ है, किस रीजन ने, ए एल एम बी, वही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का काम क्या है, वो किसी भी रीजन का हमें एरिया ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। सो जो एरिया है जो इस रीजन ने बाउंड किया है, किस कौन से रीजन है, ए एल एम बी, यही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। और ये कैसे बाउंड हुआ है, एरिया ऑफ रीजन कैसे है, हमने छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स हैं इनके एरिया को ऐड किया है। तो पहला रेक्टेंगल क्या था हमारा, उसकी विड्थ थी हाइट इंटू एफ ऑफ ए, एच इंटू एफ ऑफ ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दूसरे में भी दूसरे की थी, दूसरे की क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पहले रेक्टेंगल का एरिया, प्लस दूसरे का क्या था, लेंथ इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, दूसरे का एरिया, प्लस सबके साथ एच है, एच सबका बराबर है, हाइट सबके बराबर है, एच इंटू ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, और लास्ट में क्या था, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा था ए और उसकी लेंथ बन गई एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए लेंथ एफ ऑफ ए इंटू विड्थ एच, लेंथ एफ ऑफ ए प्लस एच, ये दूसरे की इंटू विड्थ एच, ये बढ़ता गया आगे, फिर लेंथ ए प्लस 2h आगे आगे एच एच एक एक टुकड़ा जुड़ता गया, उसकी लेंथ बन गई ए प्लस 2h इंटू ब्रेड्थ हो गई h, और लास्ट में लेंथ हो गई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और विड्थ होगी, ब्रेड्थ होगी h। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पहला रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ लास्ट तक। तो सभी रेक्टेंगल्स के एरिया ऐड हो गए और इनका सम किया गया, सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम किया गया। अब ये जो गैप था रेक्टेंगल्स के बीच में, ऊपर मैंने बताया कर्व के बीच में, ये गैप क्यों बढ़ गया, एच की वजह से। तो हमने एच को इतना छोटा कर दिया, इतना लिमिट कर दिया, एच की वैल्यू 0 पे ले गए ताकि ये गैप एडजस्ट हो जाए। तो गैप को एडजस्ट करने के लिए हमने एच की वैल्यू क्या ले ली है, 0, तो इसको लिमिट कर दिया 0 पे। सो सभी जो एरियाज का सम था इसको क्या कर लिया हमने, लिमिट, क्या कर दिया, लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू एच गोज टू 0, तो इन सब का सम, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एज एच गोज टू 0, जब हमने एच की वैल्यू को छोटा कर दिया, लिमिट कर दिया एच गोज टू 0, तो इन सब एरियाज का सम कर दिया। सो दिस, इसीलिए इसको कहते हैं एज द लिमिट ऑफ ए सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। ये जो सभी एरियाज का हमने सम करके इसको लिमिट कर दिया, इसी सम को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो ये जो सारा एक्सप्रेशन है, ये जो एरियाज को हमने सम करके रखा है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू ली है एज एच गोज टू 0, एच को छोटा किया है, 0 बना दिया है ताकि ये गैप एडजस्ट हो जाए। तो गैप को एडजस्ट करने के लिए हमने एच को 0 ले लिया है। तो इसी सभी एरियाज के सम को हम कहते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल एंड डिनोटेड बाय, और उसको किससे पहचानते हैं हम, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसी को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये जो हमारा
लिमिट ऑफ ए सम है, सभी एरियाज का सम है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सभी एरियाज का सम है, यही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। और इसमें h की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने पूरे इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड किया है तो h की वैल्यू b माइनस a अपॉन n है। और जैसे ही n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो h हमारा क्या हो जाएगा 0। n इन्फिनिटी हो गया 1/0 तो ऊपर जाके ये बन जाएगा 0। अगर n 1/0, n होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है 1/0, अगर n की वैल्यू 1/0 ले तो 1/0 ऊपर 0 b माइनस a के पास चला जाएगा तो b माइनस a इंटू 0 तो h की वैल्यू हो जाएगी 0। तो सभी एरियाज को हमने सम किया और उसकी लिमिटिंग वैल्यू ली, और लिमिटिंग वैल्यू लेने के बाद जो सारी एक्सप्रेशन बनी, सभी एरियाज का जो सम बना, उसी एरियाज के सम की लिमिटिंग वैल्यू को हम कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, डिनोटेड बाय इंटीग्रल ऑफ a टू b f of x dx। तो thus ये जो हमारी लिमिट ऑफ ए सम है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सम है, यही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। thus डेफिनेट इंटीग्रल a टू b f of x dx क्या हमारा, ये वही है, ये लिमिटिंग वैल्यू है सम ऑफ ऑल द एरियाज। सो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। और यही जो हमारा एरिया निकला, सभी छोटे छोटे एरियाज को ऐड करके टोटल सम ऑफ एरियाज की लिमिटिंग वैल्यू जो है, उसी को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स एट द लिमिट ऑफ ए सम। और ये उसका जनरल फार्मूला है, क्योंकि हमने छोटे छोटे एरियाज को ऐड करके उनकी लिमिटिंग वैल्यू ली है, इसलिए ये सारा क्या कहा जाता है, इस सबको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, और इसलिए ये डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर है। सो या डेफिनेट इंटीग्रल इसके बराबर है या ये डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो ये एक तरीका है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी रीजन का एरिया ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर एज द लिमिट ऑफ ए सम में हमने पूरे रीजन को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, सबका एरिया निकाला और उसको ऐड किया और उसकी लिमिटिंग वैल्यू ली, जब h को बिल्कुल हम 0 पे लेंगे, क्लोज टू 0 लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। अब इसका दूसरा पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, वो अलग मेथड है। तो अब हम डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम के ही मेथड से अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।